भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। इसके बाद लगातार बॉर्डर पर एक्शन हो रहे हैं, लगातार आर्मी की मूवमेंट हो रही है। इन सब के बीच कई सारे लोगों के बीच कई सारे सवाल रहते हैं और हम कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नागरिक के नाते हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कैसे ये ऑपरेशंस होते हैं? क्या आप राह चलते किसी सैनिक का कोई वीडियो बनाकर कोई ऐसी पोस्ट कर रहे हैं? क्या आप कहीं और से सोशल मीडिया से कुछ आधी अधूरी जानकारी लेकर कुछ और पोस्ट कर दे रहे हैं? आखिर क्या घालमेल चल रहा है? ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। न्यूज कॉरिडोर्स पर आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अनुज वशिष्ठ जी हैं, जो लगातार आर्मी के साथ कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, कई सारी रिसर्च करते हैं और कई वो जानते हैं कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कितना कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं आर्मी में। और एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर आर्मी को बहुत ज्यादा सम्मान के साथ देखा जाता है, वहां भी कई बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने ऐसी गलती कर देते हैं जो हमारी मूवमेंट के लिए, हमारे पूरे ऑपरेशन के लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं। हम सीधे अनुज वशिष्ठ जी, हमारे साथ पूरी टीम है, हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एक तरफ सेना का ऑपरेशन है, दूसरा तरफ नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उसके पहले आप एक चीज हमें बताइए कि ये इसमें कहां हम चूक जाते हैं और कहां हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए सर, आप भारतवर्ष में रहते हैं या किसी भी नेशन में रहते हैं तो नेशन फर्स्ट एक आपकी जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके लिए वर्दी पहनने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप सबने वर्दी पहनी हुई है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके देश में क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कहाँ पे आपकी फौज जा रही है, कहाँ आ रही है। यदि आपके सामने, देखिए, देश बहुत बड़ा है, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कोई चीज़ छुपी तो नहीं रह सकती है। आर्मी मूवमेंट करेगी तो बाय रोड करेगी या बाय एयर करेगी या कुछ करेगी, तो कहीं ना कोई देख रहा होता है। और आपकी आदत हो गई आजकल, एवरीबडी इज वो फ़ोन हाथ में आ गया तो वो एक न्यूज़ एंकर हो गया, वो बनाने लगता है रील। यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय, क्योंकि दुश्मन इसी ताक में रहता है, हमेशा इसी ताक में रहता है, जो दूसरी साइड बैठा हुआ है, कि कहीं से कुछ भी कोई छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और गलती से भी आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके सामने डाल दी कि देखिए यहाँ से फलानी जगह से फौज की मूवमेंट हो रही है, आज हमने मिले, बाय बाय कर दी, टाटा कर दिया। आपके अंदर आता है, नो डाउट, जब आपकी फौज मूवमेंट करती है तो हर एक भारतीय के मन में आता है, यार बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है कि यार हमारी फौज जा रही है, क्योंकि देखने को नहीं मिलता, अमूमन नहीं देखने को मिलता है। पर वहाँ पे आपको ना अपने उन भावों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ को कैमरे पे मत लाइए। क्यों लाना, क्यों बताना दुश्मन को, क्या दिखाना? जो देखा आप अपनी आंखों में, अपनी मेमोरी में बसाइए, उसको उसको ना लेके आइए कैमरे पे। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी दर्शक आपके सब देख रहे हैं, आपसे विनती है, आप खुद एक देश सेवक बनिए, आपकी जिम्मेदारी है ये। ऐसी चीज़ ना करिए। और ना ही, देखिए, अब पाकिस्तान से अगर जो वॉर हो रही है, अगर हम इस सिचुएशन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान लगातार मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जा रहा है। उसकी हालत ख़राब है इस समय। अब ना तो इनके वेपन्स ढंग के, ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी, कुछ भी नहीं है, सब ध्वस्त हुआ पड़ा हुआ है। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है, और ये बहुत तेज़ हैं इसमें, पाकिस्तानी सारे बहुत तेज़ हैं इसके अंदर, कि ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाते हैं। आपको उस मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है जो आपको लगती है कि यार ये तो हमें कहीं पता नहीं लग रहा, और ये कहाँ से कोई भी बता रहा है, क्योंकि देखिए, जयचंद तो देश में भी भरे पड़े हैं, और हमेशा किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आप सबको ये बात जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो उसको रीचेक करिए। अच्छे न्यूज़ चैनल्स पे जाइए, हमारे न्यूज़ चैनल पे आइए, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल एकदम तथ्य मिलेगा। या और भी किसी अच्छे न्यूज़ चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। या सरकारी तंत्र के ऊपर जाइए और उस चीज़ को चेक करिए। रीचेक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तब जाके आप उसे कहीं फॉरवर्ड करिए। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास आती है, उसको देन एंड देयर डिस्ट्रॉय करिए। ये आपकी एज ये आपका काम है। यहाँ पे आप सैनिक हैं, और ये वॉर आपको भी लड़नी है दुश्मन के साथ। दुश्मन तो ये करेगा ही करेगा।
कर्नल सोफिया कुरैशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लगातार अपडेट्स दे रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे हमारा ऑपरेशन चल रहा है, कैसे हमने अपनी सीमा में रहते हुए मिसाइल अटैक कर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। उन्होंने ये बताया कि अभी से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 8-9 मई की रात को मध्यरात्रि में 36 स्थानों पर घुसपैठ के प्रयास किया गया और उसको सेना ने उसको रोका, उसके आतंकियों को मारा, कई जगहों पर उन्हें ट्रैप किया, कई जगह उन्हें नाकाम किया, उनको खदेड़ा गया। ये जो पूरा आप देखिए राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो बॉर्डर एरिया है, क्या आपको कभी वहां जाने का मौका मिला? कहाँ क्या कैसे वो जो इलाके हैं वो कितना चैलेंज रहता है हमारे लिए? सर, अगर आप बात करते हैं गुजरात से लेके और सियाचिन तक, ये पूरी लंबी एक लकीर है। यहाँ पे जो रक्षा कर रही है हमारी सेना, हर किसी के लिए आसान काम नहीं है। कहीं तपती गर्मी है, भयंकर गर्मी है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैंने ये सारी जगहें देखी हैं। कहीं तपती गर्मी है, कहीं समंदर है और तूफानी समंदर है, और कहीं वो बर्फीली तूफानों का सामना कर रही है हमारी भारतीय सेना। बहुत मुस्तैदी से बैठी हुई है, आप ही लोगों के लिए बैठी हुई है, हम लोगों के लिए बैठी हुई है। और यकीन मानिए, एक बार उनके जूते में पैर डाल के तो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि स्वाद आ जाएगा आपको कि कितनी कठिन और विषम परिस्थितियों में वो से क्या कर रहे हैं। लोग सोचते हैं भाई फौज में जाना, अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, नौकरी अच्छी है, राशन मिल जाता है। अरे साहब, एक फौजी से पूछ के तो देखिए, उसके अंदर जो वो देशभक्ति का जज्बा है ना, वो इन चीज़ों को नहीं काउंट करता है। मैं तो मिला हूँ कुछ साक्षात, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक बेस पे गया हुआ था ऐसी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में साहब। ये 2016 की बात है, और ये लोग अपना एक रेजिंग डे होता है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ये एक वो टीम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी रेजिमेंट क्या है, वो प्रोटोकॉल है, पर ये एक वो रेजिमेंट है जो जान हथेली पे लेके चलती है, जो कई बार उस साइड गई है, उस साइड जाके सर्जिकल जो स्ट्राइक्स करती है वो करके आ चुकी है। ये वो रेजिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये अपना रेजिंग डे बना रहे हैं, खुशी का माहौल है। एक जो भी रेजिमेंट होती है उसका एक रेजिंग डे होता है, उस दिन उसकी स्थापना दिवस होता है, वो स्थापना दिवस बन रहा है। एक एक जवान में, एक एक ऑफिसर में, सब में जोश अलग होता है। और सडनली पता लगता है कि वहाँ पे एक आतंकवादी घटना हो गई है, वहाँ पे आतंकवादी घुसे और उन्होंने क्वार्टर गार्ड की फैमिली को कैप्चर कर लिया। सर यकीन मानिए, ऑफिसर आए मेरे पास, सर आप बाहर मत निकलिएगा, और कृपया करके मेरे से 300 मीटर की दूरी पर जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा था, और वो ही इज़ अ वेरी यंग हैंडसम बॉय हु केम टू मी, एंड ऑफिसर बेसिकली, नॉट अ बॉय बट वेरी हैंडसम। मेरे अंदर के ना बड़े इमोशंस बाहर निकल आते हैं जब भी मैं उन लोगों को देखता हूँ। दे आर सो हैंडसम, वेरी यंग, एनर्जेटिक। सर आप बाहर नहीं निकलेंगे, बिकॉज आपकी आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। एंड विद इन हाफ एन आवर उन्होंने वो ऑपरेशन फिनिश किया। उसके बाद उन्होंने उन सबसे भी मुलाकात करी जिनको उन्होंने ऊपर रुखसती का रास्ता दिखलाया था। उसके बाद मेरे को एक बार को लगा, ये क्या जीवन है इनका। वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उसकी, छोटे छोटे बच्चे थे उसके। एक सेकंड नहीं सोचा उसने, एक सेकंड नहीं सोचा कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, किसी का क्या होगा। वो गया, वो ऑपरेशन करके आया, उसमें गोली भी लग सकती थी, उसको मर भी सकता था वो। हाथ पे, हथेली पे उनकी जान रहती है। आप जान देने के लिए तैयार हैं? आपको करोड़ों रुपए देता हूं मैं आपको, आप जान दे सकते? नहीं दे सकते साहब, जब मौत सामने आएगी आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो लोग वो कर रहे हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष को फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए उन लोगों कि ये लोग बगैर किसी सोचे समझे उन परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। साहब ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं मैंने, मच्छर खा रहे हैं साहब। मतलब आप सोचिए, आपके घर में 2-4 मच्छर आ जाते हैं, ओ स्प्रे ले आओ, ऑर्डोनिल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा, जो भी लगाना लगा लीजिए। लेकिन वहाँ वो गन लेके बैठा हुआ है, शार्प शूटर, उसको मच्छर खा रहे हैं, उसको चींटी काट रही है, उसको कुछ भी हो रहा है, वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा। वो लाइक ए डेड मैन। उसका सिर्फ एक ही एम है, वो सामने से मेरा टारगेट हिल ना जाए। सोच के देखिए आप 5 मिनट एक बार हाथ को ऐसे करके देख लीजिए, वहां वो घंटों घंटों ऐसे बैठे रहते हैं। ये जो ट्रेनिंग है, ये
सब कुछ जो तैयारी होती है वो इसी मोमेंट के लिए होती है, जब आप कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम देते हैं, जब हमारी देश की सरकार एक ऐसा फैसला लेती है कि अब आतंक जो कुछ कर रहे हैं वो लोग पीओके में बैठ के कर रहे हैं, पाकिस्तान के अड्डों पर बैठ कर रहे हैं, अब हमें उसे कबूल नहीं करना। शैलेंद्र जी, ये जो पूरी चीजें आप लगातार देख रहे हैं, पूरा ऑपरेशन देख रहे हैं, लगातार हमारे जब 3 रातें हो गई जब हमने ऑपरेशन किया, उसके बाद उधर से काउंटर आ रहा है S-400 की, ये पूरी कवायद हुई, हम अपने आकाश को सुरक्षित किया, बॉर्डर से मूवमेंट हो रहे हैं, ये जो पूरी हलचल है इसके बाद की स्थितियां आप देख रहे हैं, और अब जो चैलेंजेस हैं वो क्या आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, अब जो चैलेंजेस ये है कि कोई भी वॉर जब जितना लंबा खींचता है तो जब समझिए कि वो थकान भी उतनी बढ़ती है, आर्मी के लिए चैलेंज उतना बढ़ता चला जाता है। हमारे जो जवान हैं उनके लिए चैलेंज लगातार बढ़ता जाता है। अगर उनको कहे कि 1 रात आपको पूरा अलर्ट पे रहना है तो फिर भी ठीक है, 2 रात ठीक है, 3 रात। अब ये तो एक बार जब वॉर एक्सकेलेट होता है तो फिर वो तो लंबा खींचता है वो। तो वो सोचिए कि भाई किस माइंड सेट के साथ वो डटे हुए हैं। जब आकाश में मतलब ये अद्भुत दृश्य देखा है मैंने, क्लिप्स हर किसी ने देखा है, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहे हैं और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ऊपर आसमान में ही उसको 100% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है, सबसे पहले किसी का नहीं। इजराइल भी ये बात माना, अभी इजराइल का भी वक्तव्य आया था इस बारे में कि वो भी 100% एक्यूरेसी से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो भारत का सिस्टम है वो 100% एक्यूरेसी है, और जो जान और माल की क्षति हुई है वो जो थोड़ी सी हुई है उसका कारण भी कुछ और रहा है, लेकिन यहाँ 100% एक्यूरेसी रही सर। तो मैं ये कह रहा था कि जो क्लिप्स हमने देखे हैं, अब सोचिए हम किसके भरोसे, हम कितना निश्चिंत होकर के आज हम लोग बात कर रहे थे। मैं यही कह रहा था कि दिल्ली में बैठ के हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जरा इस्लामाबाद वालों से पूछिए क्या स्थिति है उनकी, और हम हंस रहे हैं। अब सोचिए कि जब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनको आकाश में डिस्ट्रॉय, उनके मिसाइल्स को, ड्रोन्स को कर रहा है, और लोग छत पे आके ब्लैकआउट हुआ है, और छत पे आकर के मतलब वो दिवाली का नजारा दिख रहा है, कहीं कहीं लोग इस तरह से छत पर उसको देखने के लिए निकल आए हैं। तो ये हमारे आर्मी का स्ट्रेंथ है, ये हमारे आर्मी का सेक्रीफाइस है कि वो रातों रात दिन रात वो अपने संधान करने के लिए अपने लक्ष्य का वो नजर गराए हुए हैं, अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, और इसलिए कि इस परिस्थिति में हम आप जैसे लोग आकर के बैठ करके और इतना निश्चिंत होकर के अपना काम कर सके सुचारू रूप से। इस बात में तो सर कोई शक नहीं है कि हम इस समय बड़े ही पुरसुकून बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, खा रहे पी रहे, सब काम चल रहा है आपका बिल्कुल मुस्तैदी से। हमारा तो IPL भी रद्द नहीं हुआ, दुबई भी नहीं गया, सो वहाँ तो सब कुछ ही हो गया है। उन बेचारों की किस्मत ही भ्रष्ट है, जिस तरह से उनकी तालीम हो रही है, जिस तरह से वो अपब्रिंगिंग हो रही है, वो इसी खड्डे में गिरना था और वो समय आ गया है, और वो अब समय उनके सर पे खड़ा है काल बनकर, भारत नाम से। अब मैं ये कह रहा था कि ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ रही है। आज देखिए अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें आर्मी से वो कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद थी। उन लोगों ने बहुत ब्रीफ में, बहुत 1-2 लाइन में बताया कि क्या सिचुएशन है उनकी। तो हमें ये क्या है ना कि हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसा अभी सर ने बताया कि हमें बहुत क्या कहते हैं, ज़्यादा उत्साहित ज़्यादा नहीं होना है, हमें थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा रेस्ट्रेंट रखना है, और खास करके अफवाहों से। एक अनुज वशिष्ठ लगातार एक्टर हैं, फिल्में भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार कर रहे हैं। कई बार सवाल उठता है कि क्या कलाकारों का भी बैन कर दिया जाए, ये भी कर दिया जाए। ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस जब बनती हैं तो अभी IPL पर भी इसका असर पड़ रहा है। शालू, आप सुबह से उस खबर को देख रही थी, एक पैनिक जब बना उसके बाद की जो स्थितियां थी, और आपको अनुज जी से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, रात से ही मैं फॉलो कर रही हूँ ये सबको, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो हमारे प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल हैं मैं उनको देख रही थी, फिर ट्विटर भी देख रही थी।
तो जो कहीं ना कहीं एक एथिक्स कहते हैं, तो मुझे वो लगा, और लोग भी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो बहुत सारे प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है वो गलत अफवाहें बोल रहे हैं, गलत चीज़ें दिखा रहे थे। उसको लेकर जो एक आप भी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो किन किन एथिक्स, जो हमारे एथिक्स कहते हैं कि किसको दिखाना चाहिए, किस बातें को बहुत बड़बोलापन से नहीं बोला जाना चाहिए, वो क्या होती हैं एथिक्स? क्योंकि यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है। जिस चीज से मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि हमारे सेना कहाँ पूरी रात जगे हुए हैं, हम घर में चैन से सो रहे हैं, लेकिन ये न्यूज चैनल्स कुछ कुछ जो है, सबको मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन क्योंकि हम भी मीडिया में हैं तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैम, हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारे एनिमी कौन कौन है, सबसे बड़ी बात। अब एनिमी एक होता है जो सामने से आके लड़ता है, ये तो जो सरहद पार हैं, मैं तो उस कौम की भी बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ जो बार बार मन में आता है कि उनका नाम ले दिया जाए। ये तो छुपके वार करने वाले हैं, ये तो छुपके वार करते हैं, सामने आके गीदड़ से भी गए गुजरे हैं। गीदड़ में तो फिर भी दिल होगा, ये गीदड़ से भी गए गुजरे। ये आपको चुपचाप से टारगेट करेंगे, चुपचाप से मार के भागे, मेरे सामने से आके लड़ो। खैर एनीवे, कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है बड़े ही ढंग से आपको किसी ट्रैप में फंसाने की। आप उस ट्रैप में फंसे, उनका काम हुआ। अगर मैं इस वॉर की मोटे तौर पे बात करूं, मेरी एक सर से बात हो रही थी, कर्नल अभिषेक सिंह राणा रिटायर्ड हैं, मेरे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या परसेप्शन है, क्या देख रहे हैं आप इस समय? तो देखिए, जहाँ तक वॉर हो रही है, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी ऑल वांट। हम सब यही चाहते थे कि एक ना घड़ा भर गया, फूटना तो चाहिए, और फूटना जरूरी भी था। अब उसका काम हो जाएगा। जो हमारी भारतीय सेना, आर्म्ड फोर्सेस काम कर रही है सर, बहुत बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पे कुछ बाहर के तंत्र हैं जो इन लोगों को फंड करते हैं यही काम करने के लिए। अब आपकी उनकी बुद्धि काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके लिए सर्वोपरि क्या है? माया। पैसा मिल रहा है, और जो पैसा दे रहा है वो उनका माई बाप है। मैंने कहा ना, दरवाजे अंदर से खुलते हैं। जयचंद यहाँ पे बहुत सारे भरे पड़े हैं, और ये शायद प्रतिष्ठित जो पत्रकार आप बोल रहे हैं, उनकी भाषा से आपको अमूमन समझ में आ जाता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अरे आप ठीक है, सरकार को कोसिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपका हक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे भारतीय सेना के किसी ऑपरेशन को कोसेंगे तो आप गद्दार हैं, और ऐसे गद्दारों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और ये फंडिंग हो रही है, एक देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस समय। आप सोचिए, ग्लोबल, अगर मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करूं, तो एक देश इस समय सबसे ज्यादा नुकसान में, उसका पूरा बिजनेस चल रहा है। कौन है? चाइना। चाइना का बिजनेस अमेरिका ने आते ही उसके ऊपर बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। वहां पे ड्यूटीज 200% प्लस कर दी है। इस समय इंडिया की तरफ बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज देख रही हैं, यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रही है। मोदी जी की नीति इतनी अच्छी हो गई है, देश संपन्नता की तरफ भाग रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वहां पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट लगभग पहुंच चुके हैं। चाइना के दर्द तो हो रहा होगा साहब कहीं ना कहीं से। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सारा बिजनेस छीन के भारत चला जाएगा, तो कोई ना कोई प्रोपोगंडा तो वो करेगा ही, कोई ना कोई प्रोपोगंडा करेगा। तो उसके लिए उसके पास क्या हथियार है? तो वॉर करेगा। वॉर करने की परिस्थिति में नहीं है चाइना। चाइना भी वॉर करने की परिस्थिति में नहीं है। अगर इस समय हम सारी ग्लोबल सिचुएशन को देखें, तो वो क्या करेगा? आपके घर में जो सबसे ज्यादा कमजोर है उसको ढूंढेगा, उसको कहेगा ये ले पैसे ले, मेरे लिए काम कर। ये वही कर रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं अनुज वशिष्ठ जी, ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। ये जो हिंदुस्तान हमेशा से एक रवायत रही है, पत्रकारिता की भी रवायत रही है, कि हम जब कोई बाहर का दुश्मन हम पर अटैक करता है, उस वक्त पूरा देश एकजुट होकर एक ही संदेश देता है कि हम इस वक्त आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हम मीन मेख नहीं निकालते, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हम अपनी सरकार के कदम पर सवाल नहीं उठाते, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हम आर्मी के ऑपरेशंस पे सवाल नहीं उठाते। ये सब होता है उस वक्त जब हम थोड़ा इत्मीनान हो जाता है, थोड़ा वक्त गुजर जाता है, तूफान निकल जाता है,
तूफान जिस समय आता है उस समय हम ये नहीं कहते कि ये पत्ता क्यों टूट रहा है, ये पत्ता क्यों नहीं जुड़ रहा है, ये पेड़ क्यों नहीं मजबूत किया गया, ये बल्ली क्यों नहीं लगाई गई। उस समय हम उस तूफान से मुकाबला करते हैं और जो लोग उस ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं उनके साथ खड़े होते हैं, उनका हाथ बटाते हैं। तो ये जिम्मेदारी मीडिया की है। और जो भी साथी इस समय अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं उनसे हमारी अपील यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। हमारे साथ वक्ता आज फील्ड में भी गई थी, वहां पर भी लोगों ने यही कहा कि अब पीओके में जितने भी आतंकी अड्डे हैं सबको जब तक बराबर न कर दिया जाए तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होना चाहिए। वक्ता बिल्कुल, क्योंकि फील्ड पर हम तभी से उतरे हुए हैं जब से पता चला है कि पाकिस्तान को उसकी जवाबी कार्रवाई को लेकर लगातार उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन जैसा अभी पशुपति सर ने कहा कि एक जिम्मेदारी होने के साथ साथ ये एहसास होना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक वक्त में आपको सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग सबूत मांगते हैं उन चीज़ों का, अगर ऐसा किया तो उसका सबूत क्या है, अगर वैसा किया तो इसका सबूत कहाँ है, सरकार सबूत क्यों पेश नहीं कर रही है। इस वक्त में सबूत की नहीं, साथ की एक जिम्मेदारी की बहुत ज़रूरत होती है। सर, आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप बहुत गहराई से इसको समझते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यहाँ पर मेरा इसलिए भी है क्योंकि जो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को कि मैं भारत देश में रह रही हूँ और चैन और सुकून से मैं सो पा रही हूँ, जैसा कि पाकिस्तान को नसीब नहीं है। जब हमारे जो सैनिक जवान हैं वो एलओसी पर या फिर कहीं भी बॉर्डर एरियाज में तैनात हैं, उस वक्त जो उनका मेंटल स्ट्रेंथ होता है, मनोबल जो होता है, वो किस तरह से मजबूत होता है। और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आपने क्या देखी हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी लाइफ उस वक्त ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपसाइड एंड डाउन हो गई है। ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग, किस तरह का प्रिपरेशन, किस तरह की रणनीति को तैयार करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी बताता हूँ और आपके दर्शकों को भी आज पता लगेगी। मेरा 20 साल का तजुर्बा हो गया फौज के साथ काम करते करते। इस हिंदुस्तान में एक सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, और वो है हमारा फौज का इंस्टीट्यूशन। और ये मोदी जी जो अभी ये हमारी वीर योजना, अग्निवीर योजना जो शुरू करी, आप एक बार फौज के पास से निकल के तो आइए, आप निकल के तो आइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप सुधर जाएंगे, आपकी हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। इससे बेटर इंस्टीट्यूशन मैंने कोई देखा ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलता है मुझे। हर चीज, हर रूल, हर कंडक्ट प्रॉपर फॉलो किया जाता है तो किया जाता है। और यही कारण है कि आज हमारी ये परिस्थिति है और उनकी वो परिस्थिति है। देयर वॉज अ टाइम, हालांकि कहते हैं दुश्मन की तारीफ नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान की भी मैं यहाँ पे तारीफ करता हूँ। देयर वॉज अ टाइम कि एक तरह की एक फौज थी उनके पास भी, क्योंकि तब वो शुरू का मामला था, वो फौज हमारी थी, हम ही में से निकल के गई थी, डिसिप्लिन वही थे। धीरे 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 ये जिहादी जामा पहना दिया गया, उसको बर्बाद हो चुकी है। हमारी फौज, हमारी आर्म फोर्सेस आज भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती है और अपने ही उनके रूल्स और रेगुलेशंस है। जब आप उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैं तो चाहता हूँ इस देश का बच्चा बच्चा अग्निवीर बने और एक बार 4 साल वहाँ घूम के तो है। मैंने देखा है, मैं तो देख रहा हूँ मेरे सामने कई, और मैं काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम लोग। इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, एक द्रोणा इंस्टीट्यूशन है हमारा, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं हम, वहाँ बताते हैं कि आप फौज में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। तो बहुत सारे बच्चे, गांव के बच्चे आते हैं, यकीन मानिए आज भी आप गांव में चले जाइए, बहुत सारी, जिसको नहीं करनी है काम, जिसको नौकरी नहीं करनी है उसको नहीं करनी है, और वो फिर ये रील्स देख के ही सीखता है या व्हाट्सएप नॉलेज लेता है। लेकिन जब फौज से एक बार वो बच्चा वापस आता है, उसकी शक्ल देखने वाली होती है, वो डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ मैं अगर आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि वो किस तरीके से, वहाँ बहुत सारी हम एक्सरसाइज करते रहते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ों में हम अपने जवान को इंडल्ज करके रखते हैं, ठीक है। उनके पास समय नहीं इन सारी चीज़ों को सोचने का। मैं, मेरा देश और मेरी कंट्री, बस दैट्स इट, यही मोटो है। मी
माई सेल्फ ये कोई उनका मोटो नहीं है। हम लोगों का क्या होता है, मी माई सेल्फ माई फैमिली, ये मतलब ही नहीं है। फर्स्ट माई नेशन, देन माई बडी एंड देन मी, उसके बाद सोचा जाएगा। मैं हूं, पहले मेरा देश है, फिर उसके बाद मेरा बडी जो मेरे साथ है वो है, फिर उसके बाद कहीं जाके मैं आता हूं। वो अपने बारे में तो सबसे लास्ट में कभी सोचेगा, जब उसके पास फुर्सत होगी तब सोचेगा। वो सोचता ही नहीं जब तक नौकरी पे है। मैं यहाँ पे एक और बात कहता हूँ कि जो ये एलओसी है पूरी हमारी, हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसका बेचारी का सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। आर्मी बैक है, उनका बैक सपोर्ट है। बीएसएफ वाले फ्रंट पे रहते हैं और मैक्सिमम टाइम ये लोग ही सब कुछ गार्ड कर रहे हैं। गोली सबसे पहले उसको लगती है, बट जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बीएसएफ बैक फॉरवर्ड कर जाती है और आर्मी टेक ओवर कर जाती है उस चीज को। बट हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान भी। कभी आपने सोचा है कि आपको कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाए, मैंने देखा है, मेरी फैमिली में है, कि एक बंकर में आपको 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे सिर्फ ऐसे पड़े रहना है। आप नहीं पढ़े। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि वो सिचुएशंस हमें नहीं दिखाई देती हैं और ना हम कभी उस बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल होता है जब तक आप उस चीज से गुजर कर ना आ पाए। हिंदुस्तानी को, एक हिंदुस्तानी को जहां भी वर्दी पहने कोई फौजी दिखाई दे जाए, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, साहब अगर आपने उठ के उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी तो आपका जीना व्यर्थ है। मेरे लिए तो वो लोग वो चीजें कर रहे हैं आपके लिए जो आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, और निस्वार्थ भाव सेवा है। ये जो निस्वार्थ भाव सेवा है, इसी पे हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो जिस वक्त आप पिछले 72 से ज़्यादा घंटे का वक्त हो गया, एक ऐसी सिचुएशंस में लगातार आर्मी का मूवमेंट है, बीएसएफ का मूवमेंट है, सीआईएसएफ का मूवमेंट है। शैलेंद्र जी, आप लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं और जो अनुज वशिष्ठ जी लगातार कह रहे हैं कि एक आर्मी के साथ कहीं ना कहीं आपको एक तालमेल रखना है, क्या करें और क्या ना करें, बहुत बारीक लाइन है। उस बारीक लाइन से कुछ लोग फिसल रहे हैं। क्या मनी के लिए फिसल रहे हैं या उनको उनकी भी ट्रेनिंग जरूरत है? नहीं, ट्रेनिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देश के, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि हमारा हर नौजवान है उसको एटलीस्ट आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो डिसिप्लिन उनके अंदर आना चाहिए वो चीज़। अच्छा, अब आर्मी से सिर्फ डिसिप्लिन लाइफ में नहीं आता है, एक जज्बा भी आता है। बिल्कुल। तो हमें उस जज्बे की भी ज़रूरत है, उस डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है और नेशन फर्स्ट की इस आइडियोलॉजी की भी ज़रूरत है। तो लेकिन क्या है कि हम तो राम राज की परिकल्पना कर सकते हैं, व्यवहार में तो संभव नहीं है। तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि हमारे बीच भी कुछ लोग ऐसे जरूर रहेंगे। ये व्यवहारिक रूप से ऐसा ही होता है। तो हमें भी सतर्क रहना है। अगर कोशिश करें, अगर वो सही हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो फिर उनके साथ जो होना चाहिए वो किया जाना चाहिए। सरकार अभी कई एक्शन ले रही है, सरकार अपने तरीके से एक्शन है। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो सरकार अपना एक्शन ले रही है। अब अभी बात हो रही थी कि भाई सर ने कहा सरकार से सवाल पूछिए, आर्मी पर मत उठाइए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप सरकार से भी सवाल पूछिए, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि कब पूछें। एग्जैक्टली, समय होता है, समय होता है। अभी आप सरकार से, अभी देश जब वॉरलाइक सिचुएशन में है तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने के मतलब सरकार को भी कमजोर करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तय करना पड़ेगा। तो ये बारीक लाइन तो है, लेकिन क्या है कि अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि ये तो कोई अनजाने में होता नहीं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ऐसे माहौल में जो देश के हमारे हित को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये कोई अनजाने में नहीं होता, ये बहुत सोच समझ के होता है। ये उन लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता है ना। वो एक कोट कहते हैं, वॉक अ माइल इन माई शूज। वो कभी वो करते नहीं है ना, तो इसलिए उनको समझ से परे रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस मानसिक स्थिति में इंसान है, कहाँ से गुजर रहा है, किस सिचुएशन में है,
क्या पूरा पर्सपेक्टिव बन रहा है, वो सोचना समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये इल्जाम लगाना ये है। बात तो ये आप बहुत सारे युवाओं के लिए, गांव घर के बहुत सारे एक युवा चीज है है। जिनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन जो बड़े नाम है प्रॉपर मीडिया चैनल पर बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, तो ये मानना बड़ा मुश्किल है बिल्कुल कि उनको पता नहीं पता है वो नहीं क्या है। बोल रहे हैं। अच्छा, ये ये सब जानबूझ के होता है। दूसरी चीज हम करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, महिलाएं, 2 महिलाएं, उनको लगातार सरकार ने इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए ब्रीफिंग के लिए एक जिम्मेदारी दी है। वो लगातार आ रही हैं मीडिया के सामने, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देखी जा चुकी हैं। हमारे साथ वक्ता हैं, हमारे साथ शालू हैं। शालू लगातार ये पूछ रही थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, क्यों, कैसे नाम रखा जाता है, क्या है? अगर आपका कोई सवाल हो मैं एक चीज थोड़ा सा मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाह रहा हूँ। अभी आपने ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात की। अभी मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, हम सारे लोग रहते हैं, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ। एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो हम मूल रूप से अफगानिस्तान के हैं, और वो रहता है वो कहाँ, जर्मनी में। मैं उस पर ये देख रहा था, वो हार्डकोर प्रो इंडियन है, एंटी पाकिस्तानी है। ये जब फर्स्ट टाइम जब ये कर्नल कुरैशी और ये व्योमिका सिंह जब आई थी, जब उन्होंने अनाउंस किया था वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो उस बंदे ने एक लाइन कहा उसमें, उसने कहा कि मैं अपने तालिबान से कहता हूँ, वो अफगान का है, कि तालिबानियों सुनो, देखो बेटियां क्या कर सकती है, मत रोको अपनी बेटियों को पढ़ाने से। ये मैसेज है, ये मैसेज सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ये इंटरनेशनल मैसेजिंग है ये, और इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है। शालू? बिल्कुल सर, जैसे कि हमने देखा कि 2 महिलाएं हैं, वॉर के बारे में बता रही हैं, और हमारा जो देश है, हम भारत माता बोलते हैं, तो और दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, और पूरे सशस्त्र के साथ हम जो है दुर्गा माँ की उस रूप की पूजा करते हैं। और अभी भी जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, तो हम यही कह रहे हैं कि माँ भवानी हमारे साथ होगी, और कुछ रेजिमेंट्स है जिसका नारा भी माँ भवानी ही है। और वहीं मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानूंगी, सौभाग्यशाली, कि मुझे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लेकिन एमटीसी मिलिट्री कैंप में जाने का मौका मिला था। मैं वहाँ रही थी, कैंप में कैसे रहते हैं, और एक लड़की के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुश्किल भरी होती है, कैसे जंगलों में रहना, फिर कैंप में रहना, वॉशरूम नहीं, और कुछ प्रॉब्लम्स होती है लड़कियों की, उसको देखना। और उसको देखते हुए आज हमारे देश में 2 लड़कियां हैं जो इस तरह की चीज़ें करी, और किस तरह से डिसिप्लिन होता है। हमें उस समय तो गुस्सा आता था, 4 बजे सुबह उठा दिया जाता था, और नहीं उठने पे पानी फेंक दिया जाता था, और वो ठंड का समय था, और वो तो मैंने 1 हफ्ते किया था, ऐसा लगा था बदन टूट जाएगा। और वो तो वहाँ पे ऐसा रह रही हैं। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि जो हमारे मिलिट्री के डॉग्स होते हैं, वो शायद जो आम इंसान होते हैं उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन में वो होते हैं। तो आपने ये बात सच कहा कि हर एक भारतीय को एक बार मिलिट्री कैंप ज़रूर जाना चाहिए, और उस चीज़ को देखना चाहिए कि कैसे हमारे जवान वहाँ पर रह रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। आप मिले होंगे बहुत सारी, नहीं मिले हैं आप अभी? आपको मैं एक बात बताता हूँ, नहीं मैं आपकी बात से, इस बात से सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है। नहीं, वो तो नहीं मुश्किल है, आपको वो मैं तो दिख बताता रहा है। हूँ, ये आज मैं आपको ये जवाब देता हूँ, सब कुछ ब्रेन गेम है, सारा दिमाग से होता है। महिलाएं ज्यादा दर्द सहन कर सकती हैं पुरुषों के मुकाबले, आपको पता है। वो तो जन्म महिलाएं देती है, मैं आपका बिल्कुल। सम्मान करता हूँ, और वो पेन पुरुष नहीं झेल सकता है। कई लोगों ने कोशिश करी उसको झेलने की, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिमागी खेल है, और हमें बचपन से जो हमारा पालन पोषण है वो उस तरह से कराया जाता है। अरे ये लड़की, नहीं नहीं मेरे बेटे को चोट लग जाएगी, नो, और बेटा ये गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी, कोई बात। यही चीज सिखाती है हमारी ये इंस्टीट्यूशन, आर्मी इंस्टीट्यूशंस। यहाँ कोई फर्क नहीं है, एक महिला और एक पुरुष में कोई फर्क नहीं है। कर्नल कुरैशी के फेस पे आपने एक तेज देखा था, बिल्कुल। वो हर आदमी को कायल कर रहा है। विंग कमांडर साहब के फेस पे एक तेज देखा था, हर आदमी को कायल कर रहा है। वो उसके अंदर की शक्ति है, वो नारी शक्ति है। और वाकई में हमारे दुर्गा कहा गया है, तो दुर्गा ऐसे ही नहीं है।
शक्ति है नारी शक्ति। मैं तो यहाँ पे बड़ी ना तारीफ करना चाहूंगा, मेरा मन बड़ा गदगद हुआ। मोदी जी को कोई नहीं पकड़ सकता, उन्होंने जवाब ऐसा आप सोच भी नहीं सकते थे। आप सोच सकते थे ये मोदी जी का दिया हुआ नाम है ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल। और उन्होंने जानबूझ के ये महिलाओं से ऑपरेशन कराया है। उस सामने वाले पड़ोसी को ये पता होना चाहिए, ये जो नारी को धमकी दे के आया था ना, वही जवाब दे रही है तेरे को। और अभी भी ऑपरेशन कंटिन्यूस चल रहा है, इन्हीं के अंडर चल रहा है। और सोचो तुम्हारा हाल अभी तो हमारी देश की महिलाओं ने ये किया है, बिल्कुल। अभी मर्दों से सामना होना बाकी है तुम्हारा। तो ये कभी मत बोलना आप कि औरत कमजोर होती है। औरत से ज्यादा मजबूत तो कोई होता ही नहीं है। एक औरत पूरे समाज को बनाती है, एक पुरुष नहीं बनाता है। तो मैं आपकी इस बात से कभी सहमत नहीं नहीं, होगा। मैं कमजोर नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो हर अट्रोसिटी को सह सकती है, बिल्कुल, वो तो हर परिस्थिति को। जब मैं आपको ट्रेन करूंगा, जब आपको भारत की फौज आपको ट्रेन करेगी, आप हर दर्द सहन कर लेंगी। ये सिर्फ हमारा जो दिमाग है ना, अरे मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, उस दर्द को ही खत्म कर देते हैं, उस सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं आपकी लाइफ से। और आप एक मजबूत योद्धा बन के खड़े होते हैं, हर तरह से मजबूत होते हैं, आप बल बुद्धि से भी मजबूत होते हैं। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, शायद आप अगर बोल देंगे तो बड़ा होगा, अच्छा होगा, कि मर्द को दर्द नहीं होता और अब मर्दानी को भी दर्द नहीं होता। तो मर्दानी को भी बिल्कुल दर्द नहीं होता साहब, बिल्कुल सही बात है। और हमारी जो ये स्त्री शक्ति है, जो नारी शक्ति है, इसका कोई जवाब नहीं है। हाय तो ये जो है, ये हिंदुस्तान है। और अनुज वशिष्ठ जिस तरह से लगातार चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हम फिर अनुज वशिष्ठ के साथ बात करेंगे। और अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो, अगर आपको कुछ सवाल आपके जहन में भी आ रहे हो, अगर आपको लगता हो कि हमें कुछ और बारीकियों पर बात करनी चाहिए, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जो बेटियां इसको आपको ब्रीफ कर रही हैं, व्योमिका सिंह, सफिया कुरैशी, ये जो लोग हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हमारी महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, वहां पर जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद की जो स्थितियां हैं, और इस सब के बीच हम सब की जो जिम्मेदारी है, उस पर कहीं कोई चूक है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि देश के खिलाफ ऐसी कोई हरकत कर रहा है, आप कमेंट कीजिए, हम इस पर बात करेंगे। और सबों को हतोत्साहित कीजिए। इस वक्त एक ही मकसद है, नेशन फर्स्ट, जो अनुज जी कह रहे हैं, वो सब हमारा भी मकसद होना चाहिए। थैंक यू। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। जय हिंद। जय हिंद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।